बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज मिडविफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मिडविफरी का, हमारे कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है जी नॉर्मल लेबर। ठीक है, तो देखिए जी इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेबर इज़ अ प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स इन एसोसिएशन विद रिपीटेटिव uterine contractions, spontaneous or induced, term or preterm, led to expulsion of fetus, placenta and the membrane through the birth canal। उन्होंने बोला कि लेबर का मतलब है कि आपकी जो यूट्रस की सर्विक्स है वो डायलेट होती रहे, यानी कि खुलती रहे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शंस खुद यानी कि अल्लाह की तरफ से हो या हमने इंड्यूस की हो। ठीक है, और चाहे वो टर्म हो चाहे वो प्री टर्म हो, जिसमें बेबी जो है वो भी एक्सपेल हो जाए, फीटस भी प्लेसेंटा भी एक्सपेल हो जाए और मेम्ब्रेन्स भी एक्सपेल हो जाए थ्रू बर्थ कैनाल, उसको लेबर कहते हैं। ठीक है, आगे है जी नॉर्मल लेबर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर? लेट्स सी द डेफिनेशन। Normal labor is the spontaneous expulsion at term of a single fetus in longitudinal lie, cephalic presentation, occipital anterior position, followed by the afterbirth placenta, cord and membrane within 18 hours of spontaneous onset of labor without any complication. Episode means not counted as an intervention। उन्होंने बोला है कि नॉर्मल लेबर, ठीक है, बात हो रही है जी सिर्फ नॉर्मल लेबर की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि नॉर्मल लेबर क्या है जी? नॉर्मल लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुद ब खुद पेन्स लगती हैं, बेबी खुद ब खुद बाहर आ जाता है, यानी कि टर्म वाली प्रेगनेंसी हो, यानी फुल टर्म पे प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी हो, बेबी जो हो लॉन्गिट्यूडनल लाई में हो, कैफेलिक प्रेजेंटेशन में हो और जो पोजीशन हो वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन हो। ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन सब चीज़ें जो है ना वो एक्सपेल हो जाएं किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बगैर विद इन 18 आवर्स ऑफ लेबर, यानी कि जब हम अभी यानी कि लेबर स्टार्ट हुए को अगर 18 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है और वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल आता है, तो वो नॉर्मल लेबर कहलाता है जी। आ गया जी स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, लेट्स सी स्टेजेस ऑफ लेबर। वैसे तो लेबर की ना 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो स्टेजेस होती है, ये कह लो जो मेन स्टेजेस है ना वो 3 स्टेजेस हैं, लेकिन 4th स्टेज हम लोगों ने ऐड इसलिए की है क्योंकि 4th स्टेज का मतलब है जी स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी की और औरत को घर भेज दिया, उसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ताकि कोई पीपीएच, कोई ब्लीडिंग, कोई भी इशू होता है तो हम लोग उसको टाइमली जो है ना सॉल्व कर सकें। तो देखिए जी लेबर के कितने स्टेजेस हैं? लेबर की जी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो देखिए जी व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि ये कह लें कि फर्स्ट स्टेज जो है ना कब स्टार्ट होगी? स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर अप टू द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट स्टेज जो होती है ना सर्विक्स की यानी कि पेन्स के शुरू होने से लेकर सर्विक्स की फुल डायलेशन तक जो है ना ये जाती है। आ गया जी फेजेस। इसकी भी 2 फेजेस हैं, लेटेंट फेज़ है और एक्टिव फेज़ है। लेटेंट फेज़ में 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन होगी और एक्टिव फेज़ में 4 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होगी। एवरेज लेंथ प्राइमरी पैरा में 12 से 13 घंटे लग जाते हैं फर्स्ट स्टेज के, और मल्टी पैरा में जी 1 से 8 घंटे लग जाते हैं। प्राइमरी पैरा का मतलब होता है जिसका पहला बेबी हो, और मल्टी पैरा का मतलब है जिसके पहले भी बच्चे हों। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। Second stage spans the interval from the full cervical dilation up to the expulsion of the baby, यानी कि फुल डायलेशन से लेकर बेबी के एक्सपेल होने तक सेकंड स्टेज आती है। इसकी जो एवरेज लेंथ होती है वो प्राइमरी पैरा में 1 घंटा होता है, मल्टी पैरा में 20 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है जी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। द थर्ड स्टेज बिगन विद द बर्थ ऑफ द बेबी एंड विद द कंप्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, यानी कि बेबी के डिलीवरी के बाद से शुरू होती है और जब तक मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा कम्प्लीटली एक्सपेल नहीं हो जाते तब तक ये स्टेज रहती है। एवरेज लेंथ कितनी है जी? प्राइमरी पैरा में 15 से 30 मिनट होते हैं और मल्टी पैरा में 5 to 10 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है जी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 2 hours आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि थर्ड स्टेज ख़त्म होने के बाद जो अगले 2 घंटे होंगे वो हमारे स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन के, यानी कि फोर्थ स्टेज के होंगे। फोर्थ स्टेज को स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अबाउट 2 hours आफ्टर डिलीवरी, इंस्पेक्शन एंड सर्जिकल हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट है जी थ्योरी ऑफ ऑनसेट ऑफ ऑन लेबर, यानी कि लेबर किस तरह स्टार्ट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कंपाउंड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द
बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, बॉडी बनाती है। दे कैन कॉज द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज द सर्विस टू बिकम राइप। उन्होंने बोला है ये क्या करती है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन लेके आती है, ठीक है, और सर्विक्स को क्या करती है, राइप कर देती है, यानी कि सर्विक्स को जो वो हम लोग कहते हैं ना कि राइपनिंग का मतलब है इंटरनल एक्सटर्नल पॉज का आपस में मिलना, तो वो कहलाता है। द डिसिडुआ एंड फीटल मेम्ब्रेन आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। जो उन्होंने बोला फीटल मेम्ब्रेन और डिसिडुआ होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्ट्रेशन एट एनी स्टेज इन प्रेगनेंसी लेड टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला प्रेगनेंसी के किसी भी हिस्से में जब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन उसको दे देंगे ना तो प्रेगनेंसी एंड हो सकती है। द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, और इसका जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ मैनी टिश्यू इन द बॉडी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल्स को और टिश्यूज़ को हमारी बॉडी के। ऑक्सीटोसिन थ्योरी। ऑक्सीटोसिन इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो फैक्टर होता है जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शन का बायस बनता है। देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इन द मायोमेट्रियम नियर टर्म। जब हम लोगों की डिलीवरी करीब होती है ना तो मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन वाले रिसेप्टर्स जो है ना वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द डिसिडुआ टू प्रमोट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो डिसिडुआ को करता है, डिसिडुआ को प्रमोट करता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करे। नेक्स्ट है जी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थ्योरी। An agent called eutropin, which act as an anti-progesterone human, has been suggested to be responsible for the balance in favor of estrogen dominance, thereby initiating the labor process। उन्होंने बोला है कि एक एजेंट होता है जिसको यूट्रोट्रोपिन बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो एंटी प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन को रोकेगा, बैलेंस ख़राब नहीं होने देगा और एस्ट्रोजन को डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है लेबर स्टार्ट होगा। बेसिकली क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है ना वो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है ताकि वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को, मीन्स कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देता है ताकि ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ हो सके। आगे है जी मायोमेट्रियल स्ट्रेच थ्योरी। इट इज़ वेल नोन दैट द कंडीशन सच एज मल्टीपल प्रेगनेंसी हाइड्रमनियोस विच कॉज एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस कैन लीड टू प्रीटर्म डिलीवरी। उन्होंने बोला है कि ये कंडीशन देखी गई है कि जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या लाइकर ज़्यादा होता है तो वो यूट्रस जो है वो स्ट्रेच ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है। However, the role of myometrial stress toward labor initiation is not established। हालांकि उन्होंने बोला है कि इसमें कोई रोल अभी तक देखा नहीं गया कि मायोमेट्रियम के स्ट्रेच होने से ना लेबर स्टार्ट हो जाता है। द कॉज ऑफ लेबर अपीयर टू बी मल्टीफैक्टरल इन ओरिजिन। इसमें मल्टी फैक्टर्स जो है ना काम करते हैं इसको स्टार्ट करने में लेबर को। बीइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मैकेनिकल फैक्टर, दोनों इसमें एंडोक्राइन और मैकेनिकल फैक्टर दोनों जो है ना वो शामिल होते हैं। ठीक है, अब है जी हमारा डायग्नोज एंड कंफर्मेशन ऑफ लेबर। हमें कैसे पता लगेगा जी लेबर जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। सस्पेक्ट और एंटिसिपेट लेबर इफ़ द वुमन हैज़। उन्होंने बोला है कि एंटिसिपेट लेबर यानी कि टाइम से पहले जो लेबर है ना उसको वो कैसे पता लगेगा जी। इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन आफ्टर 23 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि फॉल्स पेन उसको ना रहने लग जाएंगी 23 हफ्ते के बाद से। पेन अफर एसोसिएटेड विद ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज, और ब्लड स्टेन म्यूकस डिस्चार्ज होगा। वाटर वजाइनली डिस्चार्ज और सडन गश ऑफ वाटर, यानी कि उसको लीकेज हो जाएगी वाटर। कंफर्म द ऑनसेट ऑफ लेबर इफ़ देयर इज़, यानी कि लेबर को कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि लेबर स्टार्ट हो गया है। सर्वाइकल अफेसमेंट देखेंगे कि सर्वाइकल जो है अफेसमेंट यानी कि शॉर्टनिंग और थिनिंग होने शुरू हो गई है सर्विक्स की। सर्वाइकल डायलेशन, और सर्विक्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो गई है, तो ये हम लोग देखेंगे। सर्विक्स नॉट डायलेट, फॉल्स लेबर नॉट इन लेबर, अगर सर्विक्स डायलेट नहीं होगी। सर्विक्स अगर डायलेट होगी, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला टेबल पढ़ रहे हैं कि अगर सर्विक्स डायलेट नहीं हुई तो इसका मतलब है फॉल्स लेबर है। अगर सर्विक्स डायलेट हो गया लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो ये अभी फर्स्ट स्टेज है और लेटेंट फेज़ है। अगर सर्विक्स 4 to 9 सेंटीमीटर डायलेशन हो गई है, टिपिकली 1 सेंटीमीटर पर आवर इसकी डायलेशन होती है, फीटल डिसेंट होने लग जाता है, तो ये भी फर्स्ट स्टेज की वो है कैटेगरी है और एक्टिव लेबर में अब आ गया है।
सर्विस फुल डायलेटेड फीटल डिसेंट कंटिन्यूस, यानी कि सर्विस फुल डायलेट हो गई है, फीटस जो है ना नीचे आ रहा है। नो अर्ज टू पुश, लेकिन उसको कोई पुश नहीं हो रही। तो ये सेकंड स्टेज की जो है ना अर्ली स्टेज है, यानी कि नॉन एक्सपल्सिव, जिसमें भी फीटस जो है एक्सपेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट एंड डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। कैसे पता लगेगा कि फीटल हेड की जो है ना एंगेजमेंट हो गई है, यानी कि फीटल हेड डिसेंड हो गया है। abdominal palpation, by abdominal palpation access descent in term of fifth fetal head palpable above the symphysis pubis, a head that is entirely above the symphysis pubis 5/5, यानी कि अगर बिल्कुल ही symphysis pubis की होगा तो उसको 5/5 कहेंगे, और अगर हेड जो है वो symphysis pubis के नीचे चला जाएगा तो उसको हम 0/5 कहेंगे, यानी कि 0/5 कहेंगे। ठीक है, आगे है vaginal examination. If necessary, a vaginal examination may be used to assess descent by the relating to the level of the fetal presenting part to the ischial spine of the maternal pelvis. अब उन्होंने बोला vaginal examination तब करेंगे जब हमें ज़रूरत है कि देखने की कि fetus का जो head है और presenting part है वो ischial spines के से कहाँ पे आके जो है ना फिक्स हुआ है। Note: when there is significant degree of catheter molding, assessment by abdominal palpation using fifth of the head palpable is more useful than assessment of vaginal examination. उन्होंने बोला है कि अगर तो कैपिटल मोल्डिंग हो गई है तो उन्होंने बोला असेसमेंट बाय पल्पेशन यूजिंग फिफ्थ ऑफ हेड पल्पेबल इज़ मोर यूजफुल दैन असेसमेंट ऑफ जाइन। अगर तो अभी उन्होंने बोला है कि फिफ्थ ही है, यानी कि हेड अभी ऊपर ही है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यूजफुल होगा बजाय के वजाइनल एग्जामिनेशन के। Assessing descent of the fetal head by vaginal examination, zero station is at the level of ischial spine, और fetal का head जो है ना vaginal examination पे तब फील होगा जब वो जीरो स्टेशन पे होगा। ठीक है।